नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर विचार करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद जानकारी से ज्यादा धारणाएं फैली हुई हैं। मेरा मतलब है वात्स्यायन का कामसूत्र। बिल्कुल। अक्सर लोग इससे सिर्फ आप कह सकती हैं यौन आसनों की एक किताब समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और विस्तृत है ना? हाँ, बिल्कुल। ये असल में जीवन के 3 मुख्य स्तंभों धर्म, अर्थ और काम के बीच एक तरह से संतुलन साधने का मार्गदर्शन है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस ग्रंथ के ज्ञान के कुछ जरूरी हिस्सों को समझें, मतलब जैसा वात्स्यायन ने हमें बताया है, और उन आम धारणाओं से थोड़ा परे जाकर देखें। हाँ बिल्कुल। हम इसके अलग अलग हिस्सों, जिन्हें अधिकरण कहते हैं, उनमें बताई गई बातों पर गौर करेंगे। इसमें मानव स्वभाव है, सामाजिक व्यवहार है, उस समय की कलाएं और हाँ, जाहिर है प्रेम और अंतरंगता के पहलू भी शामिल हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये ग्रंथ शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा की जरूरतों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लक्ष्यों से कैसे जोड़ता है। हाँ, तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो ग्रंथ की शुरुआत ही जीवन के इन 4 जरूरी पहलुओं से होती है। देखिए, वात्स्यायन कहते हैं कि शरीर को चाहिए अर्थ यानी धन, संसाधन, भौतिक चीजें। बुद्धि को सही दिशा और समझ के लिए चाहिए धर्म, मतलब ज्ञान, कर्तव्य का बोध। ठीक है। मन को चाहिए काम यानी इच्छाएं, आनंद, सुखद अनुभूतियां, और आत्मा की शांति जो मोक्ष की ओर ले जाती है, वो इन तीनों के संतुलित होने से ही मिलती है, ऐसा वो मानते हैं। और जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, यहाँ काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वात्स्यायन के अनुसार जब हमारी इंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा, जबान, मन और आत्मा के साथ मिलकर किसी चीज से सुखद अनुभव पाती हैं, वही काम है। अच्छा। आपका मूल है। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरे ग्रंथ जैसे शिव पुराण भी काम के प्रभाव की बात करते हैं। यहाँ तक कि अवतारों पर भी इसके प्रभाव का वर्णन है। कामसूत्र तो ये मानता है कि हर इच्छा के मूल में किसी चीज के प्रति ये खिंचाव या आसक्ति ही होती है। समझ गया। और इस ग्रंथ की बनावट भी काफी, क्या कहते हैं, व्यवस्थित लगती है। हाँ, ये बहुत सुनियोजित तरीके से लिखा गया है। इसमें 7 अधिकरण यानी खंड है, 36 अध्याय और 64 प्रकरण यानी विषय है, जिनमें लगभग 1250 श्लोक हैं। काफी विस्तृत है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शायद किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि अलग अलग आचार्यों ने समय समय पर इसके अलग अलग हिस्सों को संकलित या विश्लेषित किया है। अच्छा। हाँ, जैसे आचार्य दत्तक ने पाटलिपुत्र की गणिकाओं के कहने पर इसके 6ठे हिस्से वैश्यिक, जो वैश्याओं से संबंधित है, उसको अलग से तैयार किया था। ओह, यानी ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुआ है एक तरह से। बिल्कुल। तो जो पहला अधिकरण है सामान्यम, उसमें क्या खास है? साधारणम एक तरह से पूरे ग्रंथ की नींव रखता है। इसमें ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, धर्म, अर्थ, काम की सही समझ, जिसे त्रिवर्ग प्रतिपत्ति कहते हैं, वो है। फिर 64 कलाओं की सूची दी गई है। एक सुसंस्कृत नागरिक यानी नागरक का जीवन कैसा होना चाहिए, और प्रेम संबंधों में नायक, उसके सहायक और दूती मतलब संदेशवाहिका की क्या भूमिका होती है, इन सब बुनियादी बातों पर चर्चा है इसमें। ठीक है। अब आते हैं दूसरे अधिकरण पर, सांप्रायोगिक, जिसका मतलब संभोग बताया जाता है और जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है ना? हाँ, सही कहा। ये हिस्सा अंतरंगता और यौन संबंधों पर विस्तार से बात करता है, लेकिन यहाँ भी ये सिर्फ तकनीकों की सूची नहीं है। अच्छा। इसमें प्रेम के अलग अलग रूप हैं, शारीरिक निकटता के तरीके जैसे आलिंगन मतलब गले लगना और चुंबन, प्रेम के निशान जैसे नखशत और दंतक्षत, नाखून और दांतों के निशान, हाँ, उनका भी जिक्र है। फिर संभोग की विभिन्न मुद्राएं यानी आसन, प्रेम में रूठना, मनाना जिसे प्रणय कलह कहते हैं, आनंद की ध्वनियां या शीतकृत, स्त्री की सक्रिय भूमिका यानी पुरुषायित, और मुख मैथुन यानी औपरिष्टक, ऐसे कई विषयों का वर्णन है। तो क्या यह सब सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का भी हो रहा है, या इसका कोई गहरा मतलब भी समझाते हैं वात्स्यायन? देखिए, वात्स्यायन मानते हैं कि स्त्री पुरुष का मिलन यानी संभोग जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इसे सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं मानते। वो प्रेम के दार्शनिक पहलू पर भी जोर देते हैं। कैसे आत्म प्रेम से लेकर संसार के प्रति प्रेम तक हर चीज में कहीं ना कहीं आकर्षण और काम की भूमिका है। अच्छा। यहाँ शारीरिक तकनीकों का वर्णन भी
आपसी समझ, सम्मान और आनंद को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, न कि सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया के तौर पर। उनका उद्देश्य पशुवत संभोग से ऊपर उठकर भावनात्मक और आप कह सकती हैं आध्यात्मिक जुड़ाव पैदा करना है। अंतरंगता के इन पहलुओं, जैसे आपने कहा आलिंगन और चुंबन, इनको कैसे समझाया गया है? क्या यहाँ भी सिर्फ सूची ही है? नहीं, यहाँ सिद्धांत और भावना पे ज्यादा जोर है। जैसे आलिंगन के बारे में बताते हुए वो अविवाहित जोड़ों जो अभी एक दूसरे को जान रहे हैं और विवाहित जोड़ों के बीच फर्क करते हैं। कैसे? जैसे अविवाहितों के लिए इशारों में या हल्के स्पर्श से प्रेम जताना, हाँ। किसी बहाने से छूना, जिसे स्पृष्ट तक कहा है। वही विवाहितों के लिए गहरे आलिंगन है, जैसे लता का पेड़ से लिपटना, लतावेष्ट तक, या दूध और पानी का मिल जाना, क्षीरनी रकम। उद्देश्य है निकटता और प्रेम का इजहार। और चुंबन के बारे में? उसमें भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, चुंबन के बारे में भी यही दृष्टिकोण है। रिश्ते की गहराई और मौके के हिसाब से अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे पहली बार झिझक के साथ किया गया चुंबन निमित्तक, और गहरे प्रेम में डूबे हुए जोड़े का भावुक चुंबन संपुट। यहाँ तक कि संकेतों से, जैसे किसी बच्चे या तस्वीर को चूम कर अपने भाव प्रकट करना, उसका भी जिक्र है। ये सब बेसिकली प्रेम की भाषा के अलग अलग रूप है। ये जो नाखून या दांतों के निशान, नक्षत या दंतक्षत बनाने का जिक्र है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला लग सकता है आज के जमाने में। इसका क्या उद्देश्य बताया गया है? हाँ, लग सकता है। इन्हें कामोत्तेजना को व्यक्त करने और बढ़ाने का एक जरिया माना गया है। साथ ही ये प्रेम की निशानी या यादगार के तौर पर भी देखे जाते थे शायद। अच्छा, यादगार? हाँ, वात्स्यायन ने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हल्के से लेकर गहरे निशान बनाने के तरीकों का जिक्र किया है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है। सच में? जैसे? हाँ, जैसे गौड़ प्रदेश, महाराष्ट्र, द्रविड़ प्रदेश की पसंद अलग बताई है। ये उस समय की सांस्कृतिक विविधता दिखाता है, लेकिन ये सब आपसी सहमति और आनंद के दायरे में ही होना चाहिए, इस पर भी जोर है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, और संभोग की स्थितियों या आसनों के बारे में ग्रंथ क्या कहता है? क्या वो 84 आसन वाली बात सच है? देखिए, 84 का आंकड़ा तो बाद की व्याख्याओं में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। हाँ। वात्स्यायन ने कई स्थितियों का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ भी वो सिर्फ सूची नहीं देते। वो स्त्री और पुरुष के शारीरिक बनावट के तालमेल पर ध्यान देते हैं, जिसे समरथ कहा गया है। समरथ? हाँ, मतलब जब शारीरिक बनावट अनुकूल हो, और अगर शारीरिक बनावट अलग हो, जिसे विषम रथ कहते हैं, तो भी आपसी संतुष्टि कैसे पाई जाए, उसके तरीके बताए गए हैं। इसमें सामान्य स्थितियों के अलावा कुछ असामान्य या कलात्मक स्थितियां, जिन्हें चित्र रतानी कहा है, वो भी हैं। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ। जैसे स्थिर रतम यानी खड़े होकर, या धेनुकम यानी पशुओं की तरह। लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि कुछ तरीके, जैसे पानी में संभोग, वो शिष्ट लोगों के लिए ठीक नहीं मानते थे। तो यहाँ भी जोर आपसी सुख और समझ पर ही है। समझ गया। अच्छा, प्रेम क्रीड़ा में हल्के आघात, मतलब प्रहारण, और उनसे निकलने वाली आवाजों, सीतकार का भी वर्णन है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? हाँ, अब बिल्कुल। आज के नजरिए से ये थोड़ा अजीब लग सकता है। इसका उद्देश्य उत्तेजना बढ़ाना बताया गया है। शरीर के कुछ हिस्सों पर हल्के थप्पड़ या मुट्ठी से प्रहार, और उसके जवाब में निकलने वाली आनंद की ध्वनियां, जैसे ही या कबूतर जैसी आवाज, कूजन। लेकिन यहाँ वात्स्यायन एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें संयम बरतना बेहद जरूरी है और अपनी और साथी की सहनशक्ति का ध्यान रखना चाहिए। कोई उदाहरण भी दिया है? हाँ, वो उदाहरण भी देते हैं कि कैसे जोश में ज्यादा प्रहार करने से कुरु देश के राजा ने अपनी पत्नी मलयवती की जान ले ली थी। ये दिखाता है कि ग्रंथ सिर्फ तरीके नहीं बताता, बल्कि उनके सही और गलत इस्तेमाल के प्रति भी आगाह करता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, स्त्री की सक्रिय भूमिका यानी पुरुषायत का क्या महत्व बताया गया है? ये स्थिति स्त्री की पहल और सक्रियता को दर्शाती है। जब पुरुष थक जाए या स्त्री की इच्छा ज्यादा हो, तो वो ऊपर आकर पुरुष की तरह व्यवहार करती है। माना गया है कि इससे स्त्री की शर्म कम होती है और वो अपनी भावनाएं खोलकर जाहिर कर पाती है। इसके भी कुछ तरीके बताए गए हैं जो स्त्री की सक्रियता दिखाते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि गर्भवती या कमजोर स्त्रियों के लिए ये ठीक नहीं है। और मुख मैथुन, औपरिष्टक, उसके बारे में
ग्रंथ का क्या नजरिया है? ये तो काफी वर्जित विषय माना जाता है। हाँ, माना जाता है। इस पर ग्रंथ में काफी खुलकर चर्चा है, जो अपने आप में अनोखी बात है। इसे अक्सर तृतीय प्रकृति यानी किन्नर या कुछ खास तरह की स्त्रियों जैसे कुल्टा या सेविका उनसे जोड़ा गया है। कई आचार्य इसे अपवित्र मानकर इसकी निंदा करते हैं, लेकिन वात्स्यायन का नजरिया ज्यादा आप कह सकते हैं यथार्थवादी है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देश और समय के हिसाब से इसकी स्वीकार्यता बदल सकती है और कुछ लोगों के लिए, जैसे वैश्यागामी पुरुषों के लिए, इसे दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। पुरुषों द्वारा स्त्री की योनि के मुख मैथुन और आपसी मुख मैथुन, जिसे काकिल काम कहा है, उसका भी जिक्र है। हालांकि वात्स्यायन ये सलाह भी देते हैं कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों जैसे विद्वानों या मंत्रियों को इससे बचना चाहिए। तो ये दिखाता है कि ग्रंथ नैतिक और सामाजिक मान्यताओं पर भी विचार करता है, उन्हें अनदेखा नहीं करता। ये तो हुई अंतरंगता की बातें। अब थोड़ा विवाह और पारिवारिक जीवन पर आते हैं। तीसरा अधिकरण कन्या संप्रयोग तक विवाह पूर्व संबंधों के बारे में है, सही कहा? हाँ, ये हिस्सा बताता है कि अविवाहित कन्या से संबंध कैसे स्थापित किया जाए और विवाह तक कैसे पहुंचा जाए। इसमें सही जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, विश्वास कैसे जीतें, इशारों को कैसे समझें और विवाह के लिए सही माहौल कैसे बनाएं जैसे विषयों पर बात की गई है। और फिर विवाह के बाद पत्नी के कर्तव्यों, भार्या अधिकारिकम के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, चौथे अधिकरण में इस पर विस्तार से चर्चा है। इसमें पतिव्रता धर्म का पालन है, घर का कुशल प्रबंधन मतलब सफाई, बजट का ध्यान रखना, नौकरों और रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार करें, पति को खुश रखना और सबसे जरूरी आमदनी के हिसाब से खर्च करना। ये तो काफी व्यावहारिक सलाह है। बिल्कुल। और पति की गैर मौजूदगी में पत्नी का आचरण कैसा हो, इस पर भी निर्देश हैं, जैसे सादा रहना, पूजा पाठ करना, बड़ों की सलाह मानना। साथ ही सौतनों यानी सपत्नीवृत्तम और पुनर्विवाहित स्त्री यानी पुनर्भू के व्यवहार पर भी अलग से अध्याय हैं, जिनका मकसद घर में शांति और संतुलन बनाए रखना था। और राज परिवार के बारे में भी? हाँ, अंतःपुर के जीवन का भी जिक्र है, जहाँ राजा का अपनी रानियों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार कैसा हो, इस पर बात की गई है। ये सब दिखाता है कि ग्रंथ सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक स्थिरता को कितना महत्व देता था। अब आते हैं पांचवें अधिकरण पर, पारतारिकम, जो परस्त्री गमन यानी व्यभिचार के बारे में है। ग्रंथ इस संवेदनशील विषय पर क्या कहता है? ये थोड़ा अजीब नहीं कि इस पर भी लिखा है? अजीब लग सकता है, पर वात्स्यायन समाज का यथार्थवादी चित्रण करते हैं। ये हिस्सा परस्त्री गमन के कारणों का विश्लेषण करता है कि क्यों कुछ पुरुष और स्त्रियां इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसमें बताया गया है कि कौन से लोग, जैसे आकर्षक बातें करने वाले, पड़ोसी या जिनका अपने जीवन साथी से मन नहीं मिलता, वो इसके प्रति ज्यादा प्रवृत्त हो सकते हैं। और साथ ही स्त्रियों के प्रतिरोध के कारण क्या होते हैं और उन बाधाओं को दूर करने के तरीकों पर भी चर्चा है। मतलब ग्रंथ सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं देता, बल्कि मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। क्या इसमें गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों, जैसे गुप्त संकेतों या संदेशवाहिकाओं मतलब दूतियों का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। गोपनीयता के लिए तरह तरह के संकेतों का वर्णन है। भाषा के संकेत, शारीरिक इशारे, फूलों या पान के जरिए संदेश भेजना। अच्छा। और संदेश ले जाने वाली दूती की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रंथ बताता है कि एक अच्छी दूती कैसे होनी चाहिए: चतुर, साहसी, इशारे समझने वाली और सबसे जरूरी भरोसेमंद। कितने तरह की दूतियां बताई गई हैं? कई तरह की। कुछ जिन्हें पूरी छूट होती थी काम करने की, निःसृष्टार्था। कुछ जो सिर्फ पत्रे ले जाती थीं, पत्रहारिका। और कुछ जो बिना बोले इशारों में बात करती थी, मूक दूती। यहाँ तक कि स्वयं दूती, जब स्त्री खुद ही पहल करे, और वात दूती, हवा या प्रकृति के माध्यम से संकेत का भी वर्णन है। वाह, ये तो काफी विस्तृत है। हाँ, ये सब उस समय के सामाजिक ताने बाने और रिश्तों की जटिलताओं को दिखाता है। अब छठे अधिकरण वेशिक पर आते हैं, जो वेश्याओं से संबंधित है। ग्रंथ इस सामाजिक यथार्थ को कैसे देखता है? देखिए, वात्स्यायन वेश्यागमन को नैतिक रूप से अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। लेकिन वो इसे समाज की एक सच्चाई के तौर पर स्वीकार करते हैं। इसलिए वो इस विषय पर विस्तार से लिखते हैं, ताकि साधारण लोग और वेश्याएं दोनों के हितों का ध्यान रखा जा सके। ऐसा उनका उद्देश्य लगता है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है?
इसमें बताया गया है कि वेश्याओं के लिए कैसे ग्राहक अच्छे होते हैं, वो ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें और बनाए रखें, यहाँ तक कि पत्नी जैसा व्यवहार करके पैसे कैसे कमाएं, ग्राहक को छोड़ने के संकेत क्या हैं और छूटे हुए ग्राहक से दोबारा संबंध कैसे जोड़े। मतलब ये एक तरह का बिजनेस गाइड जैसा है। कुछ हद तक कह सकती हैं। इसमें नफा नुकसान का हिसाब किताब भी शामिल है। ये दिखाता है कि ग्रंथ आदर्शों के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की सच्चाइयों पर भी बात करता है, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना हो। और आखिरी 7वां अधिकरण औपनिषदिक, जिसमें गुप्त प्रयोगों की बात है, ये क्या है? क्या ये जादू टोना है? जैसा नाम से जाहिर है, औपनिषदिक मतलब रहस्यमय या गुप्त। इसमें कुछ ऐसे उपायों का वर्णन है जिनका मकसद है कामेच्छा पूरी करना, आकर्षण बढ़ाना यानी वशीकरण, सौभाग्य पाना यानी शुभीकरण, पौरुष शक्ति बढ़ाना यानी वाजीकरण और सौंदर्य में निखार लाना। अच्छा, तो कैसे उपाय हैं ये? इसके लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों, लेप, पाउडर, तेल, काजल आदि का जिक्र है। जैसे वशीकरण के लिए प्रियंगु और तगर का लेप बताया है, या पौरुष शक्ति के लिए दूध में पकाई गई शतावरी या उड़द दाल का हलवा। खोए हुए प्यार को वापस पाने या यौन समस्याओं के इलाज के नुस्खे भी दिए गए हैं। तो ये तो तंत्र मंत्र जैसा ही लगता है। क्या वात्स्यायन इन पर भरोसा करने को कहते हैं? यहाँ भी वात्स्यायन बहुत सावधान रहने की सलाह देते हैं। वो साफ कहते हैं कि सिर्फ भरोसेमंद, सुरक्षित और अच्छे प्रयोग ही करने चाहिए। जो संदिग्ध हों, हानिकारक हों या अपवित्र चीजों से बने हों, उनसे बचना चाहिए। मतलब आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि शास्त्र में लिखी हर बात आंख मूंदकर अपनाने के लिए नहीं होती। देश, काल, अपनी स्थिति और विवेक का इस्तेमाल करके ही फैसला करना चाहिए। ये दिखाता है कि ग्रंथ अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ज्ञान के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देता है। तो ये साफ है कि कामसूत्र सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। इसका असली महत्व क्या है फिर? वात्स्यायन इसे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जितना ही जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि सुखी गृहस्थ जीवन और संतुष्ट रिश्तों के लिए काम का ज्ञान जरूरी है, ताकि रिश्तों में नीरसता, भय या असफलता ना आए। ये ज्ञान लोगों को सिर्फ शारीरिक जरूरत पूरी करने से ऊपर उठाकर प्रेम में भावनात्मक और कह सकते हैं आध्यात्मिक जुड़ाव बनाने में मदद करता है। और ग्रंथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र भी आता है, जो दिखाता है कि काम जीवन के दूसरे पहलुओं जैसे राजकाज और समाज, उनसे भी जुड़ा हुआ है। और वो जो 3 लक्ष्य थे, धर्म, अर्थ, काम, उनमें संतुलन कैसे बनता है? कामसूत्र इस बारे में क्या कहता है? वात्स्यायन इन तीनों को जरूरी मानते हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से धर्म यानी नैतिकता और कर्तव्य को अर्थ, धन, संसाधन और काम, इच्छा, आनंद से ऊपर रखते हैं। अच्छा, धर्म सबसे ऊपर है। हाँ, वो सत्य और अहिंसा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों की बात करते हैं, जो समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी आनंद जरूरी है, इच्छाएं जरूरी हैं, लेकिन नैतिकता और जिम्मेदारी की कीमत पर नहीं, संतुलन जरूरी है। ग्रंथ में उन 64 कलाओं का भी जिक्र है। वो क्या है और क्यों जरूरी मानी गई हैं? हाँ, 64 कलाएं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाले हुनर हैं। इनमें गाना बजाना, नाचना, चित्रकारी जैसी ललित कलाएं तो हैं ही। हाँ, ये तो पता है। साथ में घर सजाना, इत्र बनाना, खाना बनाना, कपड़े रंगना, माला गूंथना जैसे बहुत सारे व्यवहारिक हुनर भी हैं। यहाँ तक कि बढ़ाईगिरी, वास्तुकला, जादूगरी और हाथ की सफाई भी इनमें शामिल है। इतनी सारी कलाएं, इनका मकसद क्या था? सिर्फ मनोरंजन या कुछ और? मनोरंजन तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा। इन कलाओं का ज्ञान व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। स्त्रियों के लिए ये आत्मनिर्भरता का साधन भी बन सकती थीं, खासकर मुश्किल वक्त में। और पुरुषों के लिए? पुरुष भी इन कलाओं में निपुण होकर और अच्छी बातचीत करके उन स्त्रियों का भी दिल जीत सकते थे जो शायद उन्हें सीधे तौर पर पसंद नहीं करती। तो ये कलाएं बेसिकली जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का जरिया थीं। ग्रंथ में नागरिक वृत्तम यानी एक संभ्रांत नागरिक के जीवन का भी खाका खींचा गया है। हाँ, नागरिक मतलब एक पढ़ा लिखा, संपन्न शहरी व्यक्ति। ग्रंथ उसकी पूरी दिनचर्या बताता है। सुबह उठकर अच्छे से तैयार होना, खुशबू लगाना, माला पहनना, पान खाना, फिर दिन के जो भी काम हो। और शाम को दोस्तों के साथ गोष्ठियों में बैठना, जहां कला, कविता और दूसरे बौद्धिक विषयों पर चर्चा होती थी। नियमित स्नान, उबटन लगाना,
तरह तरह के आभूषण पहनना, ये सब नागरिक के जीवन का हिस्सा था। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए पान गोष्ठी यानी शराब की महफिलें होती थीं, जहां अलग अलग तरह की सुरा और आसफ पी जाती थीं। साथ में खाने के लिए नमकीन चटपटी चीजें होती थीं, जिन्हें उपदंश कहा गया है। अच्छा। गर्मियों में जल क्रीड़ा यानी पानी में खेलने का भी जिक्र है, जहां सजी धजी विलासिनियां सुगंधित और रंगीन पानी में क्रीड़ा करती थीं। ये सब उस समय के एक परिष्कृत और थोड़े विलासितापूर्ण शहरी जीवन की तस्वीर पेश करता है। तो हमने देखा कि कामसूत्र सिर्फ यौन आसनों की सूची या वशीकरण के नुस्खों की किताब नहीं है। ये तो मानव व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाजों, कलाओं और एक संतुलित व परिष्कृत जीवन जीने की कला पर एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। व्यक्तिगत आचरण पर बहुत गहरे विचार पेश किए। 64 कलाओं से लेकर नागरिक जीवन, पारिवारिक जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि मानवीय कमजोरियों जैसे परस्त्री गमन और सामाजिक सच्चाइयों जैसे वेश्यावृत्ति तक, इसने जीवन के कई आयामों को छुआ है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ, जो इंसानी इच्छाओं और सामाजिक व्यवहार का इतना बारीक विश्लेषण करता है, आज के हमारे आधुनिक समाज और विचारों के लिए कितना मायने रखता है या शायद कितना अलग लगता है। इस पर सोचने को बहुत कुछ है। निश्चित रूप से ये ग्रंथ हमें अपने समाज, अपने रिश्तों और खुद अपनी मानवीय प्रवृत्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या बुनियादी मानवीय भावनाएं और सामाजिक गतिकी हजारों सालों में बदलती हैं या कुछ चीजें हमेशा एक जैसी ही रहती हैं? ये सवाल ये ग्रंथ हमारे लिए छोड़ जाता है ना।